देश का मूड मीटर में अब वक्त है महाकुंभ की महागाथा का और आज आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि कैसे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की बुनियाद में छिपा है नागा सन्यासियों का एक बड़ा विद्रोह। तो महाकुंभ की महागाथा सीरीज में आज नागा शौर्य का वो अध्याय जिसने 18वीं सदी में अंग्रेजों को 50 सालों तक थर्राए रखा। जो अंग्रेजी सेना युद्ध में राजे रजवाड़ों को घुटने पर लाकर भारत को गुलामी के पंजों में जकड़ रही थी, उनके खिलाफ देश को एकजुट करने वाले कोई और नहीं, नागा साधु सन्यासी थे। उनके योद्धाओं की छावनियां थी। सन 1857, जिसे आज हम इतिहास की किताबों में आजादी की पहली लड़ाई के तौर पर पढ़ते हैं, उससे 80 साल पहले नागा सन्यासियों ने अंग्रेजों को सनातन के पराक्रम का एहसास करा दिया था। अंग्रेज तभी समझ गए थे कि भारत पर अगर शासन करना है तो नागा सन्यासियों के हाथ से उनके शस्त्र छीनने होंगे, उन पर पाबंदी लगानी होगी। नागा सन्यासियों के पराक्रम का वही अध्याय आज मैं आपके सामने खोल रहा हूं, जिसे सन्यासी विद्रोह का नाम देकर इतिहास में इस तरह से सेट किया गया कि उसका सही तरीके से मूल्यांकन ही न हो सके। जो नागा सन्यासी भारत और भारतवासियों के लिए बलिदान देने की या बलिदान से पीछे नहीं हटने की कसम खाते हैं, अपनी दीक्षा के दौरान ही सदियों से यही शपथ दोहराते रहे हैं, अंग्रेजों ने उनके खिलाफ भी बांटो और राज करो की चालबाजियां आजमाई। उन्हें भगवा वेश में भारत में भटकने वाले लुटेरों का गिरोह बताया, जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट थी। इन नागा योद्धाओं ने तय कर लिया था कि अंग्रेजों को वो भारत को अब और नहीं लूटने देंगे। तो इतिहास का एक चैप्टर साल 1770 का है, जब अंग्रेजों के शोषण ने बंगाल को अकाल के मुंह में धकेल दिया था और सिर्फ 2 साल के वक्त में बंगाल में 30 लाख लोग मारे गए थे। राजे रजवाड़े जमींदार सबने चुप्पी साध रखी थी। तब नागा सन्यासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था। तो अंग्रेजों की सेना में नागा सन्यासियों का खौफ कितना ज्यादा था, इसका ब्यौरा तब के भारत के जो अंग्रेज गवर्नर जनरल रहे हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स, उनकी चिट्ठियां बताती है। नागा योद्धाओं का छापामार हमला तब अंग्रेजी सेना को कैसे थर्रा रहा था, ये वॉरेन हेस्टिंग्स की 2 महत्वपूर्ण चिट्ठियां हैं और उसके अंश के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं उसमें क्या लिखा गया है, जरा वो आप देखिए। तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने ये चिट्ठी 2 फरवरी 1773 को लिखी और किसको लिखी? जॉर्ज कोलबैक को। और उस चिट्ठी का क्या उसका जो एक मजमून है, उसके जरिए उसको समझने की कोशिश करिए। उसमें वो लिखते हैं कि नागा सन्यासी जगन्नाथ की तीर्थ यात्रा के लिए 3000 से 10,000 की संख्या में आते हैं। वो आगे लिखते हैं कि सन्यासियों ने पुरगुन्नाह सिपाहियों को हरा दिया और उसके बाद 2 कमांडिंग अफसरों को इसके बाद मैंने हटाया है और इससे बंगाल के उत्तरी जिलों में हमारा टैक्स कलेक्शन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। ये 2 फरवरी 1773 को जॉर्ज कोलबैक को वॉरेन हेस्टिंग्स ने चिट्ठी लिखी थी, उसके अंश। और उसमें नागा विद्रोहियों के बारे में, नागा सन्यासियों के शौर्य के बारे में क्या लिखा गया है वो हमने आपको बताया। इसी ढंग से एक दूसरी चिट्ठी है, जरा उसका भी मजमून दिखाइए, उस चिट्ठी में क्या लिखा गया है। वॉरेन हेस्टिंग्स की जो दूसरी चिट्ठी है वो अभी आपको मैं दिखाऊंगा। उसमें भी उन्होंने डुप्रे को जो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, उसमें भी नागा सन्यासियों के बारे में, उनके शौर्य और उनके विद्रोह के बारे में लिखा है। तो इसके जरिए आप ये समझ गए होंगे कि अंग्रेजों में नागा सन्यासियों का कितना डर बैठा हुआ था और नागा सन्यासी उस समय कितनी बड़ी रेजिस्टेंस फोर्स के तौर पर वो सामने आए थे। हेस्टिंग्स ने चिट्ठियां इंग्लैंड में बैठे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो 2 अफसर हैं, जॉर्ज कोलबैक और जेसिस डुप्रे को लिखा था, वो हमने आपको दिखाया। तो ये जो वक्त था, ये वो वक्त था जब नागा सन्यासी टोलियां बनाकर
सनातन के तीर्थों की यात्रा करते थे और रात में नदियों और जंगलों के रास्ते अपना ज्यादातर सफर तय करते थे। दिन में वो अपने अस्त्र शस्त्र को जंगलों में या नदी किनारे गड्ढों में छिपा कर रखा करते थे ताकि अंग्रेजी सेना को उनकी भनक न लगे। इसमें मठ मंदिर के साथ साथ स्थानीय लोग उनकी मदद किया करते थे। दरअसल 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज नागा साधुओं का पराक्रम देख चुके थे, इसीलिए वो अपने इलाकों में नागा साधुओं को एकजुट नहीं होने देना चाहते थे। उस युद्ध में हार के बाद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा में टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया था और यहीं से अंग्रेजों की मनमानी भी शुरू हो गई थी। तो 9 मार्च 1773 जेसिस डुप्रे को जो उन्होंने चिट्ठी लिखी, उसमें वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या लिखा वो भी आपको जानना चाहिए। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि वो न तो कपड़े पहनते हैं और न ही उनका कोई गांव परिवार है। ये नागाओं के बारे में लिख रहे हैं, नागा सन्यासियों के बारे में वॉरेन हेस्टिंग्स लिख रहे हैं कि ऐसा लगता है कि उनसे ताकतवर कोई है ही नहीं, वो कहीं भी और कैसे भी प्रकट हो जाते हैं जैसे वो स्वर्ग से प्रकट हुए। भारत की सभी जातियां उनका आदर करती हैं, इसीलिए सख्त आदेशों और दंड के बावजूद उनके आंदोलन के बारे में हमें कोई खुफिया जानकारी नहीं मिल रही। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि नागा सन्यासियों के इस प्रतिरोध और इस विद्रोह को आम लोगों का कितना समर्थन हासिल था और कैसे देश का जो जनमानस था वो इस आंदोलन में या इस विद्रोह में उनके साथ खड़ा था। इसका अंदाजा वॉरेन हेस्टिंग्स के इस चिट्ठी से आपको लग जाता है। तो किसान और जमींदार मुगल सल्तनत को जितना टैक्स दिया करते थे, अंग्रेजों ने उससे 10 गुना ज्यादा टैक्स वसूलना शुरू कर दिया था और उसमें हर साल 10% का इजाफा कर देते थे अलग से। इसका नतीजा यह हुआ कि किसान तो छोड़िए, जमींदारों के घरों में भी अनाज नहीं बच पा रहा था। न खेतों में बोने के लिए अनाज, न खाने के लिए अनाज। यूपी, बिहार से उड़ीसा होते हुए बंगाल के तीर्थों की यात्रा करने वाले नागा सन्यासी तब उनके लिए रॉबिन हुड बनकर सामने आए। उन्होंने अंग्रेजों की कोठियां लूटनी शुरू कर दी और उन्हें गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। 1770 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर रहे विलियम विल्सन हंटर की एक किताब है, एनल्स ऑफ रूरल बंगाल। उसमें उन्होंने नागा योद्धाओं को लेकर क्या लिखा है वो भी आपको जानना चाहिए। हंटर ने अपनी किताब में लिखा कि सन्यासियों ने, जरा देखिए उनकी किताब से ये हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूं। उन्होंने लिखा कि सन्यासियों ने कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन थॉमस और उनकी लगभग पूरी बटालियन को खत्म कर दिया है। आप सोचिए, उनके डर से बटालियन की कमान संभालने के लिए कोई अंग्रेज तैयार नहीं हो रहा था। और आगे लिखते हैं, क्योंकि कैप्टन थॉमस के बाद भी जो कमांडिंग अफसर बना उसे सन्यासियों ने खत्म कर दिया। इसके बाद 4 और अंग्रेज बटालियनों ने उनसे लड़ने की कोशिश की या उनसे लड़ाई लड़ी, लेकिन वे भी सन्यासियों को नहीं पकड़ पाए। तो ये लिख रहे हैं एनल्स ऑफ रूरल बंगाल, इस किताब में सन्यासी विद्रोह के बारे में और नागा सन्यासियों के बारे में लिखते हैं कि बंगाल में एक ही साल में कई बार उन्होंने अंग्रेज बटालियनों पर हमला बोला और उन्हें हरा दिया। इन बहादुर सन्यासियों की वीरता से अंग्रेज हिल गए थे। ये 1770 के आसपास की जो किताब लिखी गई है एनल्स ऑफ रूरल बंगाल, उसमें इसका जिक्र करते हैं विलियम विल्सन हंटर। तो ये आप समझिए कि जो हालात थे वहां, कि जिस तरीके से वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी उनसे टैक्स वसूल रही थी, उसकी वजह से वहां जो किसान थे और वहां जो जमींदार थे और तमाम लोग इतनी बुरी तरह प्रभावित थे कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो कैप्टन थॉमस का जब इस जैसा कि इस किताब में जिक्र है कि अंग्रेजों का जो बड़ा कमांडर था, जो कैप्टन थॉमस, वो सन्यासियों के साथ लड़ते हुए मारा गया। और इस व्यक्ति का मारा जाना, थॉमस का मारा जाना कितनी बड़ी घटना थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि थॉमस उन अंग्रेज अफसरों में शामिल थे जिनकी वजह से 18वीं सदी में बिहार से बंगाल तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पैर जमाया था और उसमें थॉमस की एक बड़ी भूमिका थी। तो बंगाल के अकाल में नागा सन्यासियों का जो रॉबिन हुड वाला रूप था वो अंग्रेजों को चौंका रहा था।
14वीं सदी से रॉबिनहुड की जिन कहानियों को अंग्रेज साहित्य की किताबों में पढ़ रहे थे, नागा सन्यासियों का छापामार हमला उन्हें उसकी याद दिला रहा। यहां आपको नागा सन्यासियों की उस शपथ के बारे में भी जानना चाहिए जिसमें भारत की परिकल्पना है, उनका राष्ट्रवाद है और सनातन के साथ साथ भारतवासियों की रक्षा का संकल्प है। यह विष्णु पुराण का श्लोक है जिसे धर्म ध्वजा के नीचे आज भी नागा साधु पढ़ते हैं और शपथ लेते हैं। वो श्लोक क्या है? वो है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। जब दुनिया को राष्ट्रवाद की परिभाषा तक मालूम नहीं थी, तब भारत के नागा सन्यासी राष्ट्रवाद का यह मंत्र जप रहे थे। इस श्लोक में भारत की चौहद्दी साफ साफ तौर पर बताई गई है। इस श्लोक का अर्थ है कि जो भूमि समुद्र से उत्तर और हिमालय पर्वतमाला के दक्षिण में पड़ती है, वही भारत है और वहां रहने वाले लोग भारतीय हैं। वंदे मातरम का जो नारा हम राष्ट्रीय पर्व त्योहारों पर लगाते हैं, उन नागा सन्यासियों की जुबान पर हर पल हुआ करता था। आपको मालूम होना चाहिए कि तब उसमें ओम शब्द शामिल था और वो ओम वंदे मातरम के चैंट के साथ राष्ट्रवाद का मंत्र बनाकर उसको उन्होंने लोगों को उनके बीच उन्होंने उसको फैलाना शुरू किया और अंग्रेजों से डरे भारतवासियों को इस मंत्र के साथ एकजुट किया था। और वो बुनियाद बनाई थी जिसके ऊपर 1857 में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने एक नया रूप लिया। लेकिन आपको जानकर कम हैरानी नहीं होगी कि नागा सन्यासियों की वीरता का यह अध्याय देश के वामपंथी इतिहासकारों ने खत्म कर दिया होता अगर बांग्ला लेखक पत्रकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ नहीं लिखा होता। तो नागा सन्यासियों के पराक्रम ने मुस्लिम सूफी फकीरों के जोश को तो उसका तो जिक्र खूब किया और वो अंग्रेजों के खिलाफ नागा सन्यासियों के साथ जब एकजुट हुए तो उन मुस्लिम सूफी फकीरों के नाम तो इतिहास में दर्ज किए गए, लेकिन नागा सन्यासियों का कोई बड़ा नाम हमारे इतिहास में नहीं दिखाई देता। सन्यासी विद्रोह की पूरी कहानी को पंडित भवानी चरण पाठक के इर्द गिर्द समेट दिया गया, जो अंग्रेजों के मुताबिक एक डाकू थे। नागा सन्यासियों के शौर्य को छिपाने की यह अंग्रेजी चाल चौंकाने वाली थी, लेकिन बंकिम चंद्र चटर्जी की किताब आनंद मठ ने नागा सन्यासियों के शौर्य पर पर्दा डालने की अंग्रेजी साजिश को नाकाम कर दिया। तो आज हमने आपको नागा सन्यासियों के एक ऐसे इतिहास से परिचय कराया जिसका रिश्ता इस देश की आजादी के आंदोलन के साथ जुड़ता है और इसमें कोई दो मत नहीं है कि ये भारत की आजादी का पहला संग्राम था और जिसमें कि नागा सन्यासियों की एक बहुत बड़ी भूमिका थी और जिसे इस देश के इतिहास में एक तरीके से हाशिए पर रख दिया गया। तो इस इतिहास को भी जानने समझने और शेयर करने की जरूरत है, आपस में इस पर चर्चा करने की जरूरत है, ताकि इस देश का असली इतिहास जो आपके गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है वो लोगों तक पहुंच सके।